एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, जो कि हम सामाजिक अंकेक्षण देख रहे थे उसी को हम देखेंगे। अगर थोड़ी वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार कोऑपरेट कीजिएगा। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इससे हो सकता है कि आपको वॉइस की पिच थोड़ी कम सुनाई दे, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और कोऑपरेट करके मेरा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण का जो आगे हमने नहीं किया था उसको हम देखेंगे। जैसे कि सामाजिक लेखा परीक्षा ये धारा 4 में दिया है। अब ये सामाजिक अंकेक्षण जो है, एक तरीके से आप इसको अधिनियम की तरह देख सकते हैं। अब अधिनियम में क्या होता है, आर्टिकल्स में, अधिनियम में हम देखते हैं कि धाराएं देखते हैं, तो यहाँ पे धाराओं की तरह इसको बताया गया है। सबसे पहले हमने देखा कि धारा 1 में वही संक्षिप्तीकरण, उसका नाम विस्तार के बारे में बताया। धारा 2 में हमने देखा परिभाषाएं बताई गई। धारा 3 में जो है बताया गया, 2 में परिभाषाएं मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा कि अगर क्लस्टर कह रहे हैं तो हम किसको कहेंगे, समन्वयक कह रहे हैं तो हम किसको कहेंगे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। ठीक है। धारा 3 में बताया गया कि सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन आधार क्या है। जैसे उसमें बताया गया है कि मतलब अगर छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाई गई है तो वो उसमें कौन कौन लोग होंगे। जैसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे, सामाजिक अंकेक्षण के विशेषज्ञ होंगे और एनजीओ के मतलब सदस्य होंगे। कुल मिला के 11 सदस्य होते हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, धारा 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले का हमने ये देख लिया था कि ग्राम में अगर सामाजिक अंकेक्षण इकाई बनाई जा रही है तो उसमें गांव का कोई ऐसा युवा भी शामिल हो सकता है जो कि 12वीं तक का अपना शिक्षा कंप्लीट कर लिया हो, उम्र उसकी 18 से 25 वर्ष की हो, जॉब कार्ड होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ब्लॉक स्तर अधिकारी का संबंधी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, किसी भी कोई भी ठेकेदार हो या फिर राजमिस्त्री के मतलब अंतर्गत वो कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब हमने देख लिया था। तो एक शॉर्ट मैंने आपको वीडियो शॉर्ट जो है यहाँ पे बता दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा धारा 4। धारा 4 में कहा गया है सामाजिक लेखा परीक्षा पूर्व अपेक्षाएं। अब इसमें धारा 4 में क्या बताया गया है, सामाजिक लेखा परीक्षा पूर्व अपेक्षाएं। कार्यक्रम अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसी की अपेक्षित जानकारी सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने से कम 7 दिन पूर्व प्रदाय करने की उत्तरदायी होगा। सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी गांव से के नहीं होंगे। अब जो इसमें सामाजिक अंकेक्षण करता है उसमें जो सामाजिक अंकेक्षण जैसे यहाँ पे होने वाला है, सपोज मेरे गांव में होने वाला है, तो उस मेरे गांव में अगर सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है तो मेरे ही गांव का कोई सदस्य उसमें सामाजिक अंकेक्षण में नहीं होगा। और जो ये सामाजिक सीईओ होता है, जनपद पंचायत का सीईओ होता है, वो योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसी की अपेक्षित जानकारी, जो भी क्रियान्वयन एजेंसी है उसके बारे में जो भी जानकारी होती है वो सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने से पहले 7 दिन पहले उनको उत्तरदायी होता है देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम अधिकारी है मतलब जनपद पंचायत का जो सीईओ होता है वो क्या करता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसकी जो भी जानकारी होती है वो लिखित में किसको, सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने से पहले उनको ज्ञात करता है, 7 दिन पहले उनको देता है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 5 में बताया गया है सामाजिक लेखा परीक्षा की आवधिकता। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक लेखा परीक्षा की आवधिकता। सामाजिक लेखा परीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण जिसको कहते हैं, सामाजिक लेखा परीक्षा की राज्य के सभी पंचायतों के प्रत्येक, मतलब क्या मैंने बताया था कि 1 साल में 2 बार होता है, मतलब 6-6 माह में होता है। ठीक है। 1 साल में 2 बार होता है वित्तीय वर्ष में। ठीक है। तो वर्ष में 2 बार हो गया, वित्तीय वर्ष में 2 बार होता है, तो वर्ष में 2 बार हो गया। वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, जो मार्च से अप्रैल का मतलब 1 मार्च से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक जो होता है ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है। 6 माह में कम से कम 1 बार होता है, तो 1 साल में 2 बार हो गया। सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में होता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा क्या किया जाता है, ये सोशल ऑडिटर्स जो होते हैं, इनके सोशल ऑडिटर जो इनका ये बनता है ना, इकाई बनता है जिसको कि गवर्निंग बॉडी भी कहते हैं, तो इनके द्वारा जो है जिला प्रशासन के परामर्श से, किसके परामर्श से, जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, मतलब हर वर्ष के स्टार्टिंग में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन संबंधी समय सारणी पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण जो होता है ये एक क्लस्टर में होता है, मतलब ग्राम पंचायतों का समूह बना दिया जाता है। देखा जाता है कि संख्या के आधार पर 4 से 6 क्लस्टर जिसमें 10 से 20 ग्राम पंचायत समूह में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, समूह बनाया जाता है। समूह बना के उन क्लस्टरों को फिर उसके बाद ग्राम पंचायतों को उनकी संख्या के आधार पर 4 से 6 क्लस्टरों के आधार पर वहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण होता है। तो 10 से 20 ग्राम पंचायत को ऐसे जोड़ा जाता है, मतलब उनके संख्या के हिसाब से कि वहाँ पे कितना मतलब पॉपुलेशन है उसके आधार पे ये क्लस्टर जो है बनाया जाता है। ठीक है, 10 से 20 ग्राम पंचायतों का ऐसी समूह बना दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रासंगिक सरकारी रिकॉर्ड के लिए आवेदन दाखिल करना। सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण शुरू होने से पहले क्या किया जाता है, जो सामाजिक अंकेक्षण ग्रुप होता है, दल जिसको कहते हैं, वो सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट शुरू होने से पहले, सोशल ऑडिट स्टार्ट होने वाला है उसके 15 दिन पहले, जैसे मैंने कल बताया था, सपोज़ 15 मई को अगर सोशल ऑडिट होने वाला है तो 15 मई को होने वाला है, तो 1 तारीख को वो क्या करेंगे, ये जो सोशल ऑडिट का ग्रुप होता है वो जाके पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर देता है। निर्धारित प्रपत्र में मनरेगा की प्रासंगिक जानकारी के लिए सीईओ किसको बताता है, मैंने कल बताया था कि सीईओ जनपद पंचायत को बताता है। तो ये जनपद पंचायत फिर ग्राम पंचायतों को बताता है कि हाँ आपके गांव पे क्या होने वाला है, सोशल ऑडिट होने वाला है। तो ये चीज़ें उनको कब बताई जाती हैं, सीईओ को जनपद पंचायत के, ये 15 दिन पहले बताया जाता है। किसके द्वारा, सोशल ऑडिट दल के जो द्वारा, सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा, कि सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। 15 दिन पहले सीईओ जनपद पंचायत को बताया जाता है ताकि वो जाके उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये हमने देख लिया धारा 6 तक। अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ मतलब बताया गया है कि निम्नलिखित विवरणों सहित ग्राम पंचायतवार और कार्यवार अभिलेख सामाजिक अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है सामाजिक अंकेक्षण दल को यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम सभा अनुमोदन, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतिलिपि, मास्टर रोल की प्रतियां, वेतन सूची, मापन पुस्तकें, सामग्री के बिलों और वाउचरों की प्रतियां। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके नीचे का जैसे कि मैंने बताया कि ये फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कि सामाजिक अंकेक्षण दल जो है सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है करके सीईओ जनपद पंचायत को 15 दिन पहले बताता है ताकि वो जाके अपने जो भी क्लस्टर है, जो भी गांव है उसमें बता सके। तो सीईओ को कब पता चलता है, 15 दिन पहले ये बताता है। फिर ये सीईओ क्या करता है, निःशुल्क उपलब्ध कराता है 7 दिन के अंदर। अब क्या क्या उपलब्ध कराता है, यही हमने ऊपर में देखा कि ये जो ग्राम सभा अनुमोदन, ये सारी चीज़ें जो हैं सीईओ जनपद पंचायत 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराता है। दस्तावेज अगर उपलब्ध नहीं हुआ 7 दिन के भीतर उनको उपलब्ध कराना होता है। किसको, सामाजिक अंकेक्षण इकाई को, मतलब दल को। ठीक है, उनको यहाँ पे 7 दिन के भीतर उनको उपलब्ध कराना होता है और अगर नहीं उपलब्ध करा पाया तो यहाँ पे उनके ऊपर कार्यवाही किया जाता है। तो क्या करता है सीईओ जनपद पंचायत को आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। तो आवश्यक जानकारी जो भी है ये उपलब्ध करानी होती है। नेक्स्ट है पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी जो है ये सीईओ जनपद पंचायत लिखित रूप से सूचित करेगा। मैंने बताया था कि सीईओ जनपद पंचायत जो है ये लिखित रूप से क्या करता है, सूचित करता है पंचायतों को कि हाँ आपके गांव में सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है। सामाजिक दल ने ये मुझे जानकारी दी है, ये 15 दिन पहले वो लिखित रूप से गाँव पंचायतों को देता है। अब किसको देगा, जनप्रतिनिधियों को, मनरेगा योजना के संबंधित पदाधिकारी को और संबंधित डाकघर बैंक प्रतिनिधि को। किनको किनको, जनप्रतिनिधियों को, मनरेगा योजना के संबंधित पदाधिकारी को और संबंधित डाकघर बैंक प्रतिनिधि को। सभी जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के साथ साथ क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित रहें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के साथ साथ क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जब भी ये सामाजिक अंकेक्षण होगा तो यहाँ पे कौन कौन पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी होगा, जैसे कि अब यहाँ का पदाधिकारी कौन होगा, ग्राम पंचायत का सरपंच, पंच, ये लोग जो होंगे ग्राम सभा के साथ साथ क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहें। वह संबंधित सरपंचों को सामाजिक लेखा परीक्षा के पूरे होने की अपेक्षित तिथि के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा आयोजित करने के लिए भी सूचित करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ब्लॉक स्तर पर सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य समझाने हेतु कार्यशाला आयोजित की जाएगी। तो सामाजिक अंकेक्षण का जो सोशल ऑडिट होने से पहले स्टार्ट होने से पहले ब्लॉक स्तर पर क्या किया जाता है, सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य समझाया जाता है, उसके लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है। ठीक है। अब सामाजिक अंकेक्षण जो दल होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान ग्राम में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। अब जैसे सोशल ऑडिट जो दल है उनके द्वारा क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के दौरान, सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के दौरान, जब सोशल ऑडिट चल रहा होगा उसकी प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे। क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो ग्राम सभा में समुदाय के बीच अधिकारों और हक एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना। यहाँ पे सपोज़ जैसे कि कोई भी यहाँ पे योजना आई है उनके बारे में नहीं पता है, उसमें कितने यहाँ पे आर्थिक सहायता दी जा रही है, ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वहाँ पे ग्राम सभा में समुदायों के बीच जितने भी लोग हैं उनके बीच उनके अधिकार, उनके हक और उनके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे जागरूकता फैलाना। सरकारी दस्तावेज़ों में उपलब्ध जानकारी को पढ़कर सुनाना। जो भी सरकारी दस्तावेज़ निकला गया है उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है कि उनको कौन कौन सा यहाँ पे हक है, उनका कौन कौन सा अधिकार है उनका, ये सारी चीज़ें उनको पढ़कर सुनाना। और ये ग्राम सभा में सुनाया जाता है। और वहाँ पे अगर ग्राम सभा का कोई भी अगर वहाँ पे ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही है तो वो अगेंस्ट उसके बोल भी सकता है, तो यहाँ पे सोशल ऑडिटर्स को ये चीज़ें सुननी पड़ेगी। ठीक है। ग्राम सभा में सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। जितने भी अभिलेख होंगे उसको यहाँ पे बताया जाता है। मजदूरों व आम जनता की समस्त पीड़ा को ग्राम सभा में लिखित में लिखा जाना। वही मैंने कहा कि अगर जैसे कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है वहाँ पे, जैसे कि कहा कि हाँ इस योजना में सपोज़ इतने लाख इतने करोड़ रुपए दिए गए हैं और हर किसानों में इतना बंटना है, लेकिन ये पैसे तो किसान के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो यहाँ पे वो बोल सकते हैं ग्राम सभा के बीच खड़े होके कि हाँ, आम जनता भी बोल सकती है वहाँ की कि हाँ हमको ये चीज़ें नहीं मिली है, उनके अगेंस्ट जाके बोल सकते हैं। तो ये सोशल ऑडिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को नोट करते हैं। नेक्स्ट है मजदूर जिसका नाम घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से मस्टर रोल में दर्ज है उससे संपर्क। एक मस्टर रोल का सत्यापन। शासकीय दस्तावेजों के संदर्भ में सामग्री भुगतान वाउचर कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन। वित्तीय रिपोर्ट की प्रामाणिकता। जो भी वित्तीय रिपोर्ट है, मतलब अभी जितना वित्तीय रिपोर्ट जो है जनरेट किया गया है उसकी प्रामाणिकता विश्वसनीयता हेतु बैंक डाकघर विवरण का सत्यापन। किसी भी मुद्दे पर श्रमिकों के मौखिक और लिखित बयानों को रिकॉर्ड करना। जो भी कोई भी मुद्दा है उसके जो है उस मुद्दे पर अगर कोई भी श्रमिक जो है ये मौखिक या लिखित रूप से बयान देता है उसके बयान को रिकॉर्ड करना। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रारूपों को भरना और रिपोर्ट लिखना। ठीक है। किसी भी प्रकार के धन के दुरुपयोग के मामले में अगर कोई भी जो है यहाँ से जैसे कि सरकार के द्वारा कोई भी धन दिया गया है, आर्थिक सहायता दी गई है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उस दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदार व्यक्ति और ऐसे धन के अंतिम प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान की जाएगी और सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाएगा। ठीक है। ऐसा जो भी धन जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसकी जान पहचान की जाएगी, दोनों की जान पहचान की जाएगी। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है और ऐसे धन के अंतिम प्राप्तकर्ता जो इस धन को लास्ट में ले जाकर क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, मतलब ठीक है किसी और को दे के, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे दोनों की पहचान की जाएगी और तथा क्या किया जाएगा, सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। धारा 9 बताते हैं यहाँ पे। धारा 9 में क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ही ग्राम सभा आयोजित कराई जाएगी। तो आयोजित कब होगा कि ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार। किसके अपेक्षा के अनुसार, मतलब सामाजिक अंकेक्षण कहेगा तभी जो है ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे उनके अनुसार ही यहाँ पे ग्राम सभा का जो भी है वो चीज़ आयोजित कराएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा की विधि, स्थान व समय न्यूनतम 7 दिन पूर्व ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर
प्रदर्शित की जाएगी। यह सूचना प्रत्येक परिवार को भेजी जाएगी व दीवार लेखन पोस्टर चिपकाए जाएंगे। अब वही है कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जो भी है ये 7 दिन के भीतर पूरा पोस्टर वगैरह लगाना, दीवारों पर लिखना कि हाँ यहाँ पे सोशल ऑडिट होने वाला है इस गांव में, उसको पूरे मतलब दीवार पे लिखते हैं ना, जैसे एडवर्टीजमेंट होता है वैसे ही दीवार पर लिखना, पोस्टर चिपकाना, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला क्लस्टर ग्राम सभा में प्रतिभागित हेतु क्लस्टर प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को नामांकित करेगा जो ग्राम सभा का नोडल अधिकारी स्वतंत्र पर्यवेक्षक होगा। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिसको कि जिला कलेक्टर भी कहते हैं, तो जिला कलेक्टर क्या करेगा, ग्राम सभा में प्रतिभागित हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में ग्राम सभा में एक कलेक्टर के रूप में क्या किया जाएगा, एक अधिकारी को वहाँ पे नामांकित किया जाएगा। वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे एक इलेक्ट किया जाएगा एक पोस्ट के लिए, जैसे कि कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में एक वहाँ पे नामांकित किया जाएगा, जो ग्राम सभा का क्या होगा, नोडल अधिकारी होगा, जिसको कि स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी कहते हैं। विशेष ग्राम सभा का आयोजन सर्वसुलभ छायादार सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, छायादार स्थान पर किया जाएगा। छायादार स्थान जहाँ पे सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पे ये जो ग्राम सभा का आयोजन जो है ये होगा। ग्राम सभा में कोरम की पूर्ति अनिवार्य है। कोरम क्या होता है, अब जैसे कि कोरम गढ़ पूर्ति होता है एक तरीके से। अब इस गढ़ पूर्ति का भी मतलब समझ नहीं आया, कोरम का भी मतलब समझ नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ। जैसे कि ग्राम सभा में जितने भी मतदाता देने वाले मतलब ग्राम सभा में जितने भी इलेक्टेड पीपल होंगे, मतलब जो इलेक्टेड पीपल नहीं, ऐसा क्या कहूँ मैं, हाँ, जितने भी वोट देने वाले लोग होंगे, जो भी इलेक्शन देते हैं, ठीक है, जो भी मतलब हकदार नहीं यार, मैं कैसे बोलूँ इसको, कोरम या गढ़पूर्ति उसको कहते हैं। जैसे कि ग्राम सभा में जितने भी मतदाता देने वाले लोग होंगे, ठीक है, जितने भी मतदाता देने वाले लोग होंगे वो इस गढ़पूर्ति में 1/10 उनका होना चाहिए, अनिवार्य रूप से यहाँ पे उपस्थित होना ज़रूरी है। जब भी ये चीज़ें सामाजिक अंकेक्षण यहाँ पे बैठक होगा तो यहाँ पे 1/10 जो है ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे कोरम गढ़पूर्ति होनी चाहिए। ग्राम सभा में कोरम जो है पूर्ति अनिवार्य है, मतलब जो कोरम यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मतदाता देने वाले लोग हैं उसमें से कम 1/10 यहाँ पे सदस्य होने ही चाहिए। सरपंच व पंच तो होगा ही, और 1/10 में से 1/3 जो होती है ये महिलाएं होती है। 1/10 में से 1/3 जो है ये महिलाएं भी होती हैं। तो कोरम आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि ग्राम सभा में जो भी इलेक्टेड पीपल रहते हैं, मतलब इलेक्शन देने वाले लोग होते हैं, मतदाता में जिनका नाम होता है, मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, वोटर आईडी जिनके पास होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो इलेक्शन देते हैं, वो इसमें सदस्य होंगे। और इस सदस्य में कम से कम उनका 1/10 उन सदस्य का यहाँ पे पूर्ति होना ज़रूरी है, और उस 1/10 में से भी 1/3 जो है ये महिलाओं का होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्राम सभा की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा स्वीकार्य कार्य, यहाँ पे क्या किया गया है कि ग्राम सभा की जो अध्यक्षता होगी ये ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के स्थान पर ग्राम सभा द्वारा स्वीकार्य अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो किसी क्रियान्वयन एजेंसी का हिस्सा ना हो। यहाँ पे ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करेगा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के स्थान पर किसके जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ग्राम सभा का जो भी अध्यक्षता कर रहा है, ग्राम सभा का जो भी अध्यक्षता कर रहा है वो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के स्थान पर, मतलब ग्राम पंचायत का जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको छोड़कर कोई और व्यक्ति होगा जो कि इस क्रियान्वयन एजेंसी का हिस्सा ना हो, ठीक है, उस क्रियान्वयन एजेंसी का हिस्सा ना हो, वो यहाँ पे अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा। जो भी सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा, जो भी सोशल ऑडिट के द्वारा, जैसे कि सपोज 3-4 पॉइंट 10 पॉइंट नोट किए गए हैं, उसको क्या किया जाता है, ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाता है। और अगर इसके अगेंस्ट कुछ बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर ग्राम सभा के लोग, अन्य लोग, कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं, आम आदमी भी यहाँ पे बोल सकती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों में व्यथित है, जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसे अपनी उपस्थिति में मामलों की पुनः जांच करने का अवसर देगा। यदि कोई व्यक्ति जो है सामाजिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से व्यतीत है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि सामाजिक लेखा परीक्षा हुआ है उसके निष्कर्षों से, मतलब उसका जो निष्कर्ष आया, कंक्लूजन आया, उससे व्यतीत है, तो स्वतंत्र पर्यवेक्षक उसे अपनी उपस्थिति में मामले की पुनः जांच करने का अवसर देगा, ठीक है। इस प्रकार दर्ज किए गए साक्ष्य को क्लस्टर स्तरीय एग्जिट
कॉन्फ्रेंस में चर्चा के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्लस्टर स्तरीय एग्जिट कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक कम्युनिकेशन प्रक्रिया के समापन के रूप में क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के पूरा होने के बाद क्लस्टर स्तर पर एक सामाजिक अंकेक्षण निकास सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाता है, जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण का जब ये समापन होगा, मतलब ये ख़त्म होगा, जब सोशल ऑडिट जो है, ये जो ऑडिटर्स होंगे ये जो है इसका एंडिंग करेंगे, मतलब सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट का एंडिंग करेंगे, तो जितने भी क्लस्टर के ग्राम पंचायत होंगे उनमें से जो ग्राम सभा के पूरे होने के बाद क्लस्टर स्तर पर क्या किया जाएगा, मतलब वो जो क्लस्टर बनाया गया है उसी स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निकास सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, जिला कलेक्टर क्या करेगा या फिर उसके द्वारा कोई भी अधिकारी जो कि डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से नीचे का ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा, या तो जिला कलेक्टर करेगा या तो हो सकता है कि उसके द्वारा नियुक्त, जैसे कि जो डिप्टी कलेक्टर है उस श्रेणी से नीचे का ना हो। ठीक है, सम्मेलन में कौन कौन शामिल होंगे, तो श्रमिक भी शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, आधिकारिक पदाधिकारी भी होंगे, जैसे कि पंच सरपंच इन लोग होंगे, स्वतंत्र पर्यवेक्षक, मीडिया के प्रतिनिधि, सभी लोग यहाँ पे शामिल होंगे। तो क्लस्टर अगर जैसे कॉन्फ्रेंस, जब एग्जिट कॉन्फ्रेंस किसको कहेंगे कि जब ये सामाजिक पर्यवेक्षण जो है, सामाजिक अंकेक्षण जो है जिसका समापन होगा, तो यहाँ पे कौन कौन लोग शामिल होंगे, श्रमिक भी शामिल होंगे, जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, पदाधिकारी भी शामिल होंगे, स्वतंत्र पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे, मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गई कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी। जो भी यहाँ पे क्या किया गया है, पिछला सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गई कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी। जो पिछला सामाजिक अंकेक्षण हुआ है उसके बाद क्या क्या कार्यवाही की गई थी, ठीक है, वो सब इनको सुनाया जाएगा। तो पिछला जो सामाजिक अंकेक्षण हुआ है उसके बाद जो भी कार्यवाही किया गया है उसको पूरा पढ़कर सुनाया जाएगा। वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को, जो अभी वर्तमान, पहले क्या किया गया, पहले जो है पहला सुनाया गया कि पिछला जो भी सामाजिक अंकेक्षण हुआ था उसके अगेंस्ट क्या क्या कार्यवाही हुई उसको पढ़कर सुनाया गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, वर्तमान में जो सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसका जो भी कंक्लूजन निकला ग्राम पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो किसके द्वारा पढ़ा जाएगा, ग्राम पंचायतवार के द्वारा। ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पिछला जो भी सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसके द्वारा क्या क्या कार्यवाही हुई उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, और वहीं वर्तमान में जो सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसके निष्कर्षों को भी, उसके कंक्लूजन को भी क्या क्या समराइज किया गया यहाँ पे, उसको ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत का जो कोई भी सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा। तो वर्तमान का जो सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसके समरी को कौन पढ़ेगा, तो ग्राम पंचायत में जो भी, ग्राम पंचायत का जो भी सामाजिक दल के सामाजिक अंकेक्षण दल में जुड़ा होगा उस सदस्य के द्वारा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन, गलती, आपत्ति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति आदेश पारित करेगा। नेक्स्ट है संबंधित शासकीय पदाधिकारी प्रत्युत्तर देंगे। जो भी यहाँ पे पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पे क्या देंगे, उत्तर देंगे। निष्कर्षों को सुनने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको सुनने के बाद यहाँ पे उनके ऊपर कार्यवाही होगी। यदि पदाधिकारी द्वारा विधि को दुरुपयोग पाया गया, अगर कोई भी जैसे दुरुपयोग कर रहा है, जैसे कि कोई भी योजना आई है उस पैसे को, जैसे मनरेगा में ही क्या हो रहा था कि हाँ लिख दे रहे थे, रजिस्टर में नाम लिख दे रहे थे और उन मजदूर को बुलाया ही नहीं जाता था, उनका पैसा खुद ही खा लिया जाता था। तो ऐसा अगर कोई मिलता है तो निकासी बैठक में उसका पुनः भुगतान कर सकेंगे। यहाँ पे उनको सबसे पहले तो अगर कोई दुरुपयोग करता है ये सारी चीज़ों का तो उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे दंड मिलेगा। निष्कर्षों व आदेशों को 3 दिन के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा योजना को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 स्लाइड्स और रह गई, यहाँ पे हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी सूचना का अधिकार, और फिर हमारा ये टोटल एडीओ का जो ग्रामीण विकास वाला चैप्टर है यहाँ तक मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब मैं कंटिन्यू इसका MCQ लेके आऊँगी। और दूसरा ये चीज़ कि अब हम स्टार्ट करेंगे आजीविका स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आजीविका के बाद नेक्स्ट जो भी हमारा आजीविका कंप्लीट होने में तो खैर टाइम लगेगा,
है ना। तो आजीविका कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को ऐसे ही अगर आप प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आजीविका के बाद उसके बाद हम कर लेंगे पंचायती राज। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं उस दिन कह रही थी कि सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम जो है यूएसए से हुआ था, ठीक है, अमेरिका से हुआ था, लेकिन विधिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण लागू कहाँ पे किया गया था, तो ये स्वीडन में किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं। तो इसमें मैंने रखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एमसीक्यू, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का एमसीक्यू और शब्दों के प्रकार का एमसीक्यू, जो कि हिंदी का टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बनता है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अधीन है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं किया गया है। तो इसको क्या किया गया है, इसको विस्तारित किया गया है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, इसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक नहीं किया गया है, विस्तार नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा, यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए निधि साझाकरण पैटर्न 90-10 रेशो का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है आती है, ठीक है। यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, अगर कमेंट में बताइएगा अगर मैं कोई ऑप्शन गलत ले रही होंगी तो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, लक्ष्य तिथि 2022 से 3 साल घटाकर 2019 तक कर दी गई है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्य तिथि 2022 से 3 साल तक घटाकर 2019 कर दी गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य है संपर्क विहीन पात्र बसावटों को 12मासी सड़क संपर्क मुहैया कराना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और सुरक्षा कराना, शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्या है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, केवल एक, संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को 12मासी सड़क संपर्क मुहैया कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के वित्तीय प्रावधानों में शामिल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है, द्वितीय चरण में लागत का 55% केंद्र और 45% राज्य द्वारा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, तो इसके लिए होगा परिवहन मंत्रालय और भारत सरकार जो है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने चरणों में शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने चरणों में शुरू किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 चरणों में। 4 चरणों में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो तीसरे चरण की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो तीसरे चरण की शुरुआत जो है ये हुई थी अगस्त 2019 में। कब हुई थी, अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि निर्धारित कब से कब तक है। तो इसकी जो अवधि थी ये थी 2024-25 से लेकर 2028-29 तक इसकी समय सारणी जो है निर्धारित है। नेक्स्ट है योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन करते हुए इन विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो ये स्वीकृति कब
प्राप्त हुई है कि योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जो भी नक्सल प्रभावित 7 जिले हैं उनको 29 विकास खंडों का चयन करते हुए जो भी नक्सल प्रभावित जिले हैं 7 जिले हैं उनमें से 29 विकास खंड का चयन किया गया। उन 29 विकास खंडों का चयन करते हुए विकास खंडों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को, जहाँ पे 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को 12मासी सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो ये जो होगा 9 अप्रैल 2014 को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण में वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों को शामिल किया गया? तो ये जो है कब शामिल किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण में वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों को शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 4थे चरण में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी ये 23 अप्रैल 2011 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पे से हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री कहा होगा तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। यह 100% राज्य पोषित योजना है। इसे केंद्र सरकार का वित्तीय अंश 60% का है। तो ये जब राज्य पोषित योजना है तो इसमें केंद्र सरकार का वित्तीय अंश कहाँ से आ जाएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा ये 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हुई थी? तो ये जो है राजनांदगांव जिले से हुई थी। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जब ये स्टार्ट किया था ना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें फर्स्ट लाइन ही एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में शामिल योजनाएं कौन कौन सी है? तो मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना। तो 4 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के प्रावधानों के तहत नाबार्ड कितने प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा? कितने प्रतिशत तक यहाँ पे जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा? तो 80% जो है यहाँ पे उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ पे CGRRDA जो है ये नोडल एजेंसी होती है। नेक्स्ट है, ग्राम सड़क एवं विकास योजना में वित्तीय व्यवस्था के अनुपात में संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसमें नाबार्ड का 80% ऋण और तथा 20% राज्य का अंश होगा। तो 7वां का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये फिर से वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी का क्वेश्चन, जिसमें मैंने रखा है कि शब्दों के प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तद्भव शब्द का शांति, सांस, कल्प या फिर कंठ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सांस जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? तो सुई का तत्सम रूप जो होगा यहाँ पे सूची होगा, सूची। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप संस्कृत वर्ड यहाँ पे तो जिसमें भी क्या होता है कि षटकोण का सा लगा होता है वो जो है यहाँ पे क्या होता है कि तत्सम रूप होता है। तो शीर्ष जो है तो यहाँ पे 2 जगह लगा हुआ है, लेकिन शीर्ष का जो है यहाँ पे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो शीर्ष होता है। नेक्स्ट है, कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटघरा शब्द का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो कटघरा शब्द का जो है यहाँ पे तत्सम रूप होगा काष्ठगृह। काष्ठगृह जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव क्या होगा? तो करपट का तद्भव रूप जो होगा यहाँ पे कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कपड़ा जो है इसका तद्भव रूप है। नेक्स्ट है, मुंदरी का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुंदरी या फिर मुद्रिका या फिर मुद्रिका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुद्रिका जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधु, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तो मधु, भ्रमर, मधुकर या फिर भंवरा जो है इनमें से कौन सा शब्द जो है ये तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप यहाँ पे होगा भंवरा जो है ये तद्भव रूप होगा।
नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा तद्भव रूप आपका मछली। नेक्स्ट है कपूर शब्द क्या है? तो कपूर शब्द जो है ये एक तद्भव रूप है, तो क्या है? तद्भव रूप है। नेक्स्ट है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल शब्द यहाँ पे तत्सम शब्द जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साक्षी। नेक्स्ट है निम्न में से तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द की बात करें यहाँ पे तो धुआं जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो संकेत जो है ये एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आसरा शब्द का। आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम शब्द आसरा का क्या हो जाएगा? आश्रय, आसर, असर या फिर आश्रित। तो 34 का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आश्रय। नेक्स्ट देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? तो संकर शब्द में से यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे संकर शब्द का जो है यहाँ पे संकर शब्द जो है ये तत्सम इसका छायादार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो शंकर शब्द का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा? छायादार। सियार का तत्सम क्या है? तो सियार का तत्सम जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा श्रृगाल। श्रृगाल जो है इसका तत्सम हो जाएगा। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो अखरोट जो है ये एक हिंदी वर्ड है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोट। नेक्स्ट है दांत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दांत शब्द का तत्सम रूप की बात करें यहाँ पे दांत शब्द का तत्सम रूप की बात करें तो हो जाएगा दंत यहाँ पे। नेक्स्ट है आम शब्द का तत्सम रूप। आम को तो आप बहुत ईजिली पहचान जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? आम्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से तद्भव है। इसमें से तद्भव क्या है? तो तद्भव जो है विकार, खीर, जीर्ण, सुंदर। तो खीर जो है ये एक तद्भव रूप है, मतलब हिंदी में हम खीर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द कहाँ पे नहीं है? हस्त, पाद, मस्तक या फिर हाथ, मस्तक, पाँव। हाथ, पाँव, माथा, हस्त, मस्तक, पाँव। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपको समझ आ गया होगा कि हाथ, पाँव, माथा ये सब हिंदी वर्ड है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो मिनिस्टर, मास्टर, स्टेशन, मिष्ठान। तो यहाँ पे जो हिंदी विदेशी शब्द देशज और विदेशज तो समझ आता है, विदेशी शब्द देशज जो देसी लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पे जो विदेशी शब्द नहीं है यहाँ पे उसको बताना है। तो हम मिष्ठान, जिसका मिठाई को मिष्ठान ऐसा कहते हैं ना, तो ये हिंदी शब्द है, देशज कह सकते हैं। साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो साखी शब्द का तत्सम रूप यहाँ पे जो हो जाएगा साक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम जो नहीं है मतलब यहाँ पे संस्कृत वर्ड नहीं है। तो पाँच, कांत, शांत, श्रांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो लौंग, बहीन, पृष्ठ, जवान। तो यहाँ पे 45 का आंसर जो होगा ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज तक हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे मुझे 1-2 ऑप्शन अगर लग रहा होगा कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने गलत तो कुछ नहीं बताया, तो प्लीज़ अगर अब वो चीज़ें गलत होंगी तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए उसको बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चे भी अगर वो गलत हो तो करेक्ट कर सकते हैं। यार मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहिए और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।